नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इसमें हम लोगों ने अभी तो बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे राज्य की कार्यपालिका। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये बहुत बड़ा पार्ट था जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया हुआ है। और अब हम लोग राज्य वाले मामले पे आते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, राज्य की कार्यपालिका पढ़नी है, राज्य की विधायिका पढ़नी है और न्यायपालिका चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये दो टॉपिक कवर होने के बाद हमारा इंडियन पॉलिटी का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा। फिर छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचेंगे, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे इसको। 1 मिनट। तो चलिए, राज्य की कार्यपालिका। तो जैसे हमने केंद्र में देखा था, बिल्कुल वैसे ही, चूंकि सेम सिस्टम है तो कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जैसे अगर हम लोग बात थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं, केंद्र और राज्य तुलना करें, तो केंद्र में भी आपको 3 चीज़ें बताई गई थी। हाँ, एक था कार्यपालिका, दूसरा था विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका सेम यहाँ पर भी होगा, राज्य में भी होगा, बिल्कुल इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कार्यपालिका होगा यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा विधायिका यानी लेजिस्लेचर और तीसरा न्यायपालिका। कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, बट केवल अंतर इतना ही होगा, मतलब जो फंक्शन होगा उसमें कोई अंतर नहीं है, बहुत छोटे मोटे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान में इनकी जो अवस्थिति है वो बदल जाएगी। तो भाग 5 में हम लोगों ने देखा था जितना भी मामला था वो केंद्र का था, और राज्य में जब हम लोग आएंगे तो राज्य में भाग मतलब राज्य का जो मामला है वो भाग 6 में आपको देखने को मिलेगा, भाग 6, और इसके लिए भाग 5 है। तो एक छोटी सी तुलना यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाएंगे। और ये चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर राज्य में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये पढ़ना। तो यहाँ पर कार्यपालिका में हम लोग क्या क्या देखते थे, कार्यपालिका में क्या क्या आता था। तो कार्यपालिका में आप देखते थे सरकार, ओके, राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो ये तो हो गए अस्थायी कार्यपालिका। बात आप समझ रहे हैं, जैसे हमारी जो सरकार होती है वो 5 साल के लिए होती है, फिर बदल जाती है। और एक दूसरा पार्ट होता है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी आते हैं वो स्थायी कार्यपालिका में होते हैं, एक बार उनको अपॉइंट कर लिया जाता है, मतलब वो प्रतियोगी परीक्षा को पास करके आ जाते हैं और वो फिर बीच में नहीं हटेंगे और वो परमानेंट बने रहेंगे। तो कार्यपालिका को भी अगर हम लोग देखें तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका चुनी जाती है पहले, फिर उसको अपॉइंट किया जाता है, और जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जो परमानेंट होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका उनका सिलेक्शन होता है और इनका इलेक्शन किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य सरकार हो जाएगी, है ना, यहाँ भी सरकार होगी लेकिन वो राज्य की होगी, और यहाँ राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल हो जाएंगे, और यहाँ अटॉर्नी जनरल की जगह पर एडवोकेट जनरल आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? एडवोकेट जनरल, ओके। तो ये कार्यपालिका में आ जाएंगे।
और अगर हम लोग विधायिका की तुलना करें तो जैसे यहाँ पर विधायिका जो होती थी केंद्र में, उसको हम क्या कहते थे, संसद, और संसद आ जाती थी। और यहाँ पर जो विधायिका होगी राज्य की विधायिका हो जाएगी। तो यहाँ पर संसद के 2 सदन होते थे, याद करो, राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदनीय जो व्यवस्था है यहाँ पर, ओके। इसी प्रकार राज्यों में भी 2 सदनी विधायिका होगी। कितने सदन की विधायिका होगी? 2 सदन की। एक होगा विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरी होगी विधानसभा, दूसरी होगी विधानसभा। तो 2 सदनी होती है, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो राज्य की हो। 2 हाउस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अंतर इतना है, छोटा मोटा अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 2 सदन होते ही होते हैं केंद्र में, लेकिन राज्य की विधायिकाओं में जरूरी नहीं कि 2 सदन हों। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर विधान परिषद विधानसभा दोनों होगी, और जहाँ पर विधान परिषद की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर उसे हटा दिया जाएगा, तो 1 सदन हो जाएगा। क्लियर? तो जब हम इसको विधायिका को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे कार्यपालिका। क्लियर? तो कार्यपालिका में हम लोग को पढ़ना है सरकार, यानी मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और जो एडवोकेट जनरल है, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की विधायिका, ओके, राज्य की विधायिका यहाँ पर पढ़ेंगे। वन मिनट। चलो, तो राज्य की कार्यपालिका शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे ऑनलाइन डिटेल में क्लास करनी है तो स्क्रीन पर दिया गया रविन एकेडमी का एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर और उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा। और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे तो हमारी जितनी भी कक्षाएं हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सब आपको उसी पर मिलेगी, यानी हमारा पूरा कोचिंग सेंटर आपके फ़ोन पे आ जाएगा और आप वहाँ पर मन चाहा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होगी, प्रीलिम की, मेंस की, सारे कोर्स वहाँ पर उपलब्ध होंगे। और अगर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको सारी जानकारियाँ दे देगी, जैसे क्लास कैसे करना है, कोर्स को कैसे परचेज करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज राज्य की कार्यपालिका। तो इस कार्यपालिका में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज राज्यपाल। जैसा कि आप देख रहे होंगे राज्यपाल, यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रही होगी, तो हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो राज्यपाल होते हैं ये राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। जैसे केंद्र में, केंद्र की जो कार्यपालिका होती थी उसके प्रमुख राष्ट्रपति होते थे, और यहाँ पर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। थोड़ा सा तुलना करके आप पढ़ोगे तो दोनों ही आपको तैयार हो जाएंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा जो संघ की कार्यपालिका जब हमने पढ़ाई की, अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो आप उसको क्लिक करके सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। तो राज्य की कार्यपालिका में हम लोग बात करेंगे। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य की कार्यपालिका के
प्रमुख होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में आया था, ओके, ध्यान दीजिएगा। एक चीज आप जानिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ओके, और जिस पर चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली फॉलो की गई है, संसदीय शासन प्रणाली, तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने किस देश के मॉडल से हमने इसको लिया है? तो ये ब्रिटेन का मॉडल है, जहां से इसको हमने एडॉप्ट किया है। क्लियर? तो इस संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी जो विशेषता होती है संसदीय शासन प्रणाली की, वो होती है कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। इट मीन्स कार्यपालिका और विधायिका में बहुत ही क्लोज संबंध होता है। एक तो ये विशेषता होती है। दूसरी विशेषता यहाँ पर उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार होती है, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। और तीसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। ध्यान से समझिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। 2 प्रमुख होते हैं। वो 2 कौन होते हैं? तो आप देखिए 2 कौन होते हैं। एक होते हैं, हम चूंकि राज्य की बात कर रहे हैं, अगर केंद्र की बात करते तो फिर हम यहाँ पर वो अलग देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केंद्र वाला। आज हम बात कर रहे हैं राज्य वाले की। तो यहाँ पर राज्य की जो कार्यपालिका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राज्य की कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। एक होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, और दूसरे होते हैं गवर्नर। गवर्नर यानी राज्यपाल, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उनके बारे में संविधान में ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। क्लियर? यानी लिखा है, यानी ये लिखित में प्रमुख होते हैं, यानी संविधान में इनको प्रमुख बनाया गया है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, संवैधानिक प्रमुख। और ये वास्तविक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, वास्तविक प्रमुख। ये संसदीय शासन प्रणाली की अति महत्वपूर्ण विशेषता है, जो हम आपको बता चुके। अगर एक केंद्र की बात कर रहे होते तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते और गवर्नर की जगह पर प्रेसिडेंट होते। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर का पद होता है ये एक नॉमिनल है, केवल सिंबॉलिक है। ये कैसा है? ये सिंबॉलिक है गवर्नर का पद, रियल तो वो है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यहाँ पर कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं। एक को नाम मात्र का प्रमुख बनाया जाता है, सिंबॉलिक, और दूसरे को रियल में प्रमुख बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि इन दोनों के बीच टकराहट ना हो। अगर मान लीजिए कि दोनों को बराबर पावर दे दी जाएगी तो इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगी? टकराहट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। तो व्यवस्था की जगह पर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कोशिश ये किया जाता है कि गवर्नर को केवल संतुष्ट कर दिया जाता है कि हाँ तुम ही हेड हो, लेकिन संविधान में लिख दिया गया, लेकिन कहते हैं कि चूंकि आप हेड हैं इसलिए सारी कार्यपालक शक्तियां, राज्य की जितनी भी कार्यपालक शक्तियां हैं वो आपके पास ही होंगी, मतलब गवर्नर के पास होंगी। ऐसा कह के इसे संतुष्ट कर दिया और ये खुश हो गया कि अरे वाह, मैं तो प्रमुख हूं और सारी पावर तो मेरे ही पास है। लेकिन जब इनकी पावर को प्रयोग करने का वक्त आता है तो ये सीएम अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
उनकी सलाह से ही इन्हें काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नर के पास सारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर रख दी गई, उसके सर पे इतना बोझ है पावर का, पूरी पावर लिए घूम रहा है, लेकिन जब कहे कि हम क्या यूज करेंगे इसको, तो इससे पूछना पड़ेगा कि हम यूज कर लें क्या। अगर ये कह देगा हाँ यूज करो तो ये यूज करेगा, और नहीं कहेगा तो बेचारा पावर लिए घूम रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये एक सिंबॉलिक पद है। ओके, रियल में कौन है? कार्यपालिका का रियल हेड, तो वो राज्य में सीएम है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक मुद्दा यहाँ पर ये है जो डिस्कस करना भी जरूरी है और आपको आना भी चाहिए। अगर यहाँ पर कार्यपालिका के दो प्रमुख हैं, एक है गवर्नर और एक है सीएम, तो सीएम का जो है वो चुनाव होता है। अब आप कहेंगे सर सीएम का चुनाव कहाँ होता है, वो तो नियुक्त किया जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन उसके पहले तो ये चुन के आता है ना, कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद फिर इसको अपॉइंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको जनता ने चुना होगा पहले, यानी ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यानी पहले चुन के आया होगा, बाद में इसको सीएम बनाया गया। वो प्रक्रिया हम आपको जब हमने केंद्र की कार्यपालिका पढ़ाई थी तो पूरी समझाई थी, तो बार बार उस प्रक्रिया को हम यहाँ नहीं समझाएंगे। तो इसका चुनाव होता है, बाद में इसको अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नर का चुनाव नहीं होता है। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि ये दोनों हेड हैं कार्यपालिका के, तो ये फिर दोनों के बीच में कैसा भेदभाव, एक का चुनाव होता है दूसरे का चुनाव नहीं होता है, ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे दो तीन बातें हैं, वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। वो दो तीन बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर दोनों को प्रमुख बनाया गया है तो चुनाव तो होना चाहिए पर दोनों का, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, ये है तो प्रमुख, बट इसमें गवर्नर केवल सिंबॉलिक हेड है और ये रियल में हेड है। इसका मतलब है कि पावर फिर किसके पास ज्यादा हो गई? रियल में तो पावर सीएम के पास ही ज्यादा है, इनके पास तो है ही नहीं कुछ। तो फिर दोनों को अगर एक ही प्रक्रिया से लाया जाएगा तो फिर इसको अगर हम सिंबॉलिक बनाएंगे तो ये तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। अब गवर्नर कहेंगे कि चूंकि सीएम भी चुना गया और हम भी चुने गए तो हमें सिंबॉलिक क्यों बनाया गया? तो गवर्नर का पद सिंबॉलिक रहे इसलिए इनके चुनाव का प्रावधान नहीं किया गया, इन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को। अगर जनता इन्हें चुनती डायरेक्ट तो इनके पास भी पावर ज्यादा हो जाती, और दोनों के पास पावर ज्यादा होती तो दोनों में टकराहट हो जाती। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो इसलिए दोनों में टकराहट ना हो, ये सिंबॉलिक रहे गवर्नर, इसलिए इनका चुनाव नहीं कराया गया, एक रीजन। दूसरा रीजन, अगर चुनाव कराया जाता, हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, सबका चुनाव कराया जाता तो बहुत ज्यादा खर्च होता, बहुत ज्यादा खर्चा होता, और चुनाव कराने में एक लंबा समय लग जाता। चुनाव होता, फिर उसकी काउंटिंग होती, फिर डिसाइड होता, तो टाइम टेकिंग भी होता और खर्चे भी बहुत ज्यादा होते, और संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन भी होता। अगर चुनाव होता, जो सिंबॉलिक पद है अगर उसका चुनाव कराया जाएगा तो संसदीय शासन प्रणाली का उल्लंघन भी हो जाएगा, उसका विपरीत है, क्योंकि फिर ये सिंबॉलिक नहीं रह पाएगा। ये तो फिर कहेगा कि अगर तुम भी चुने गए, हम भी चुने गए, तो हमारे पास भी पावर उतनी होनी चाहिए जितनी तुम्हारे पास है। तो फिर व्यवस्था की जगह पर अव्यवस्था फैल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में जो सिंबॉलिक पद होता है उसका चुनाव नहीं कराया जाता, उसे अवॉइड किया जाता है। लेकिन फिर कहेंगे सर राष्ट्रपति का तो चुनाव कराया जाता है। अब वहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है लेकिन वो इनडायरेक्ट कराया जाता है, डायरेक्ट नहीं कराया जाता है। जबकि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होते वो पहले डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते, बाद में अपॉइंट किए जाते। तो जो डायरेक्ट चुना जाता है उसके पास पावर ज़्यादा होती है, और जो इनडायरेक्ट चुना जाता है या नहीं चुना जाता है तो उसके पास पावर कम होती है। तो राष्ट्रपति को वहाँ इनडायरेक्ट चुनकर कम पावर कर दिया गया, यानी सिंबॉलिक बना दिया गया। इसी प्रकार राज्य में गवर्नर को चुना ही नहीं गया, उन्हें अपॉइंट करके सिंबॉलिक बना दिया गया।
अच्छा, अपॉइंट करने के पीछे एक कारण और भी है, तो तीसरा कारण यहां पर बताने जा रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, या तीसरा चौथा जो भी हो। तो चौथा कारण जो यहाँ पर गवर्नर को चुना गया है, अपॉइंट किया गया है, तो अपॉइंट किए जाने के पीछे क्या कारण है? देखो, गवर्नर की नियुक्ति केंद्र से होती है, ध्यान से समझना। गवर्नर की जो नियुक्ति है वो कहाँ से होती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, नियुक्ति गवर्नर की। अब यहाँ पर बड़ा समझने वाली बात है, राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति कहाँ से आते हैं? ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राष्ट्रपति जब कोई काम करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं करते, यानी राष्ट्रपति ने पीएम की सलाह से, पीएम की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया गवर्नर को। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति ने गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अब गवर्नर को नियुक्त किया गया केंद्र की तरफ से, और गवर्नर काम कहाँ कर रहे हैं? राज्य में, राज्य के ये हेड हैं। अब एक बात समझो, यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे मैं कहाँ बनाऊँ जगह, हाँ यहाँ पर है। देखो, जैसे ये केंद्र है और ये इसके नीचे राज्य हैं, है ना, बहुत सारे राज्य हैं, कितने हैं? 28 हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इस डिस्प्यूट को आप बहुत अच्छे से समझिए, या इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझिए। राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को क्यों नियुक्त किया जाता है, इसके पीछे वंशा आप समझिए। भारत में केंद्र पावरफुल है, केंद्र कैसा है? पावरफुल है। राज्यों को कमजोर बनाया गया, इसलिए केंद्र की तरफ से राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राज्यों में। राज्यपाल कहाँ नियुक्त किया जाता है? राज्यों में, केंद्र की तरफ से। तो अगर इसका मतलब है कि राज्यपाल राज्य में काम कर रहा है और वो केंद्र का एजेंट होता है, इसका मतलब है राज्यपाल के पद के माध्यम से केंद्र राज्यों को कंट्रोल करता है, राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है। अगर एक पल के लिए यहाँ पर सुनो, अगर राज्यपाल को अपॉइंट केंद्र की तरफ से ना किया जाता तो राज्यपाल तो फिर सिर्फ बात राज्य की ही मानता, केंद्र की नहीं मानता। तो चूंकि राज्यपाल को केंद्र की दया पर यहाँ भेजा गया है, तो राज्यपाल की सिंपैथी केंद्र के प्रति बनी रहती है, और अगर राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी खबर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को दे दी जाती है, और केंद्र राज्य पर शिकंजा कस देता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो इसकी खबर राज्यपाल दे देंगे केंद्र को, और केंद्र तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे। इसका मतलब है कि राज्य की व्यवस्था को अपने हाथ में केंद्र ले लेगा। किसकी सिफारिश से? राज्यपाल की सिफारिश से। तो इसीलिए राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसका चुनाव नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि अगर इसका चुनाव कराया जाता तो केंद्र की पकड़ राज्य पे कम हो जाती, और चूंकि इसे अपॉइंट किया गया है इसलिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्यों पर कंट्रोल स्थापित करता है। यह भी एक वजह थी जिसकी वजह से राज्यपाल का निर्वाचन नहीं कराया जाता है, इसे केंद्र के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वैसे भी यहाँ पर आप देखो, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो राज्य का हेड है तो राज्य की भी व्यवस्था को मेंटेन करता है, और दूसरा चूंकि इसकी नियुक्ति केंद्र की तरफ से की गई है इसलिए केंद्र की भी बात उसे माननी पड़ती है। जैसे मान लो हम लोग के जो रिश्ते होते हैं उनमें भी कभी कभी एक व्यक्ति को के दो रिश्ते हैं, तो उसमें उसको दोनों रिश्ते निभाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक कोई उदाहरण हम आपको देते हैं, ऐसे ही एक उदाहरण देते हैं, सामान्य सा उदाहरण है। जैसे कोई एक व्यक्ति है
जैसे मान लो कोई एक पुत्र है किसी का, समझिएगा ध्यान से, और इसकी माँ, तो माँ और बेटे का अपना रिश्ता है, लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर होती है। जब उसकी शादी हो गई तो इस तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, इसकी पत्नी आ जाती है। अब ये जो बेटा है, ये जो पुत्र है, पहले तो अपनी माँ की सारी बात मानता था, लेकिन एक शख्स और एंट्री लेता है इसके जीवन में, तो अब इस पुत्र के दो रिश्ते हो जाएंगे, एक तो मदर के साथ मदर का और दूसरा पत्नी के। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो अब ये पुत्र पत्नी की भी बात मानेगा और माँ की भी बात मानेगा, इसको डबल रिश्ते निभाने पड़ेंगे। और अगर ये माँ की बात नहीं मानेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और पत्नी की बात नहीं मानेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। बस अब आप उठा के रख दो पुत्र की जगह पर राज्यपाल को, ठीक है, और माँ की जगह पर केंद्र को, और पत्नी की जगह पर राज्य को। इसका मतलब है कि राज्यपाल एक ऐसा पद है इसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। इसको केंद्र को भी देखना पड़ेगा और राज्य को भी देखना पड़ेगा, और केंद्र और राज्य के दोनों की बात माननी पड़ेगी, और इस तरीके से ताकि दोनों केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऐसे सास और बहू की लड़ाई ना हो, उसमें बेटे का बड़ा रोल होगा, वो दोनों के बीच में समझौता कराता रहेगा। वैसे ही राज्यपाल एक इतना इम्पोर्टेंट पद होता है जो केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलो, तो राज्यपाल का पद निर्वाचित क्यों, मतलब इसके निर्वाचन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इसके संवैधानिक स्थिति की, ये सारी चीज़ें इतनी समझ में आई गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय राज्य की कार्यपालिका, क्लियर। तो इसके लिए हमने आपको बताया राज्य की कार्यपालिका, तो इसका संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है, और इसके लिए आर्टिकल 153 से 167 आर्टिकल कौन से हैं, 153 से 167। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कार्यपालिका नहीं, मतलब पूरा जो राज्य का मामला है पूरा ही इसमें आता है, ठीक है। राज्य की जो व्यवस्था है पूरी पार्ट 6 में यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरीके की परिकल्पना की गई है जैसे केंद्र के लिए, और संसदीय व्यवस्था फॉलो की गई है यहाँ पर, जिसको अभी अभी हम लोगों ने समझा है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, क्लियर। तो हमारे संविधान में ये लिखा है कि सामान्य तौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। सामान्य तौर पर या सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये सामान्यतः लिखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्लियर। तो ऐसा प्रावधान शुरू से नहीं था, तो एक बात आपको याद रखनी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसके तहत ये प्रावधान किया गया। तो 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956
के तहत ये बदलाव यहाँ पर किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये भी प्रावधान आपको याद रखना है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये कहता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर इतनी बात? गुड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की मोहर लगे हुए आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और राज्यपाल राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। लेकिन ये जरूर कहा गया कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो ऐसी अपेक्षा की गई कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार पूछना चाहिए। लेकिन पूछा नहीं जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चलता है कि किसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा। बिना मुख्यमंत्री की सलाह से केंद्र जिसको चाहे उसे राज्य में अपना एजेंट बना के बिठा सकता है। तो राज्यपाल का पद भी बड़ा विवादित रहता है। मुख्यमंत्री कहेगा कि देखिए राज्यपाल को करना काम राज्य में है और आपने हम ही से नहीं पूछा। तो बहुत बार तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्रियों को यही नहीं पता होता है कि हमारे राज्य में किसे राज्यपाल बनाया जाएगा। वो टोटली केंद्र की मर्जी पर निर्भर करता है। तो राज्यपाल का पद एक्चुअल में एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और ये केंद्र सरकार का अधीनस्थ नहीं होता है। संविधान में तो यही लिखा है, लेकिन हकीकत में जो प्रावधान किया गया वो ये है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल रहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे उस दिन राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। राष्ट्रपति, मैंने कहा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल। इसका मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति की नज़रों में लगेगा कि ये सही काम कर रहा है बंदा, तो तब तक वो राज्यपाल के पद पर रहेगा। जिस दिन राष्ट्रपति की नज़रों में गिर जाएगा तो राष्ट्रपति को लगेगा कि यार ये काम मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति का प्रसाद मिलना बंद हो जाएगा और राज्यपाल हट जाएगा। तो जब मैं कहूँ कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्यों? राष्ट्रपति की तो कोई मर्जी नहीं होता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह देंगे उसी दिन राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देंगे। खैर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो निर्वाचन क्यों नहीं होता है ये तो हमने आपको समझा ही दिया है। चलिए, अगर एक कारण और है, राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता है। अगर राज्यपाल का निर्वाचन हो तो वो किसी न किसी दल से जुड़ जाएगा और फिर वो राज्यपाल निष्पक्ष और निस्वार्थ काम नहीं कर पाएगा, वो राजनीति करने लगेगा। तो राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा भी पैदा हो सकती है, जिससे भारत की जो एकता अखंडता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। कैसे? ध्यान से समझो। अगर राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से लाया गया
तो केंद्र की पकड़ राज्य पे कम हो जाएगी, है ना। और राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है तो केंद्र राज्यपाल के माध्यम से राज्यों को कंट्रोल करता है। तो भारत की जो अखंडता है वो इससे मेंटेन रहती है। ठीक है, अगर राज्य ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो फिर देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की व्यवस्था की गई है उससे राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहता है। क्लियर। एक चीज याद रखिएगा, भारत में जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में, वो अमेरिकी मॉडल से बहुत अलग होता है। अमेरिकी मॉडल में कहा गया है राज्य का राज्यपाल मतलब वहाँ पर चुना जाता है सीधे जनता के द्वारा, और भारत में राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता। तो अमेरिकी मॉडल से बिल्कुल अलग है। तो भारतीय संविधान ने बहुत सारी विशेषताएं अमेरिका से ली हैं, बट जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं था वो व्यवस्था उसे फॉलो हम लोगों ने नहीं किया है। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई नकल नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज़ उठा लेंगे हम किसी भी देश से, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है उसे हम नहीं लेंगे। क्लियर। अब लोग बात करते हैं राज्यपाल के लिए जो मतलब कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताएं या राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या हो सकती हैं। तो क्वालिफिकेशन सामान्य तौर पर आप लोगों को पता होंगी, तो इसकी हम बात करेंगे योग्यताओं की। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या है अर्हताएं, क्या है क्वालिफिकेशन या क्या है योग्यताएं। तो इसमें एक योग्यता क्वालिफिकेशन सबके लिए कॉमन होती है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। और एक और क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है, उनकी उम्र 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो, यानी आयु यानी अवस्था 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक है, उसकी जो अवस्था है वो 35 वर्ष हो चुकी हो, उससे अगर कम है तो वो राज्यपाल नहीं बन पाएंगे। अब याद रखिएगा इसमें दो परंपराएं भी जोड़ी गई हैं। ये दो तो योग्यताएं हो गई हैं और राज्यपाल के पद के लिए दो परंपराएं भी हैं। तो परंपरा नंबर 1, हालांकि ये जो परंपराएं हैं इनका वायोलेशन यानी उल्लंघन भी टाइम टू टाइम होता है। परंपराओं का तो उल्लंघन हो ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये कहा गया है कि परंपरा नंबर 1 उसे उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, पहली बात। मतलब उसे उस राज्य से बाहर का होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? कहते अगर वो उसी राज्य का होगा तो वो वहाँ की छोटी छोटी राजनीति से अटैच हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अगर वो उसी राज्य का होगा तो उसको सारी बातें पता है उस राज्य के बारे में, तो वो राजनीति में पड़ जाएगा, छोटी छोटी राजनीतिक बातों में उलझ जाएगा और वो सही से काम नहीं कर पाएगा। एक परंपरा ये बनाई गई। और दूसरी परंपरा है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करें तो उन्हें मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। क्लियर? दूसरी परंपरा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम का परामर्श लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये जो परंपरा नंबर 2 यहाँ पर बताई, इसका तो हमेशा उल्लंघन होता ही है। तो दोनों परंपराओं का उल्लंघन होता है, लेकिन दूसरी वाली का तो बिल्कुल होता है। क्या राष्ट्रपति सीएम से परामर्श लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति में? बिल्कुल नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
अब राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ आवश्यक शर्तें बनाई गई हैं राज्यपाल के पद के लिए, इसको आप समझिए। तो ये तो हो गई योग्यताएं। अब हम बात करेंगे शर्त। तो जैसे कोई मतलब जैसे आपको कहीं पर अपॉइंट किया जाए तो उसमें कुछ शर्तें दे दी जाती हैं कि देखो आपको ये शर्तें दी जा रही हैं, आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, कंडीशन लगा दी गई। तो राज्यपाल के पद के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन क्या है? तो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, हालांकि ये कोई क्रम नहीं है, एक को दूसरे में लिख सकते हैं, दूसरे को एक में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी उसे केंद्र या राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। मतलब संसद का सदस्य ना हो और ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे और मान लीजिए कि वो यहाँ पर मेंबर था विधायिका का, तो जब वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो उसी डेट से, जिस डेट को उसे राज्यपाल का पद दिया गया, उसी डेट से उसकी विधायिका की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, मतलब मुख्य तौर पर तो यही कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, यही 2-3 कंडीशन यहाँ पर हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अब इनकी वेतन की। ठीक है, राज्यपाल के पद पर वेतन कितना मिलेगा? वेतन तो वेतन इनका बढ़ा दिया गया है प्रेजेंट टाइम में, याद रखिएगा। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 प्रति माह जो दिया जाता था उसे बढ़ाकर कर दिया है 3.5 लाख प्रति माह। तो वेतन अब इनका कितना होता है? 3.5 लाख प्रति माह 2018 से। अब इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो इनका वेतन संचित निधि पर भारित व्यय होता है। कौन सी संचित निधि? राज्य की संचित निधि। वहीं अगर राष्ट्रपति होते तो केंद्र की यानी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। तो इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय। क्लियर? संचित निधि पर भारित व्यय का मतलब क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति को जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था बहुत सारे विशेषाधिकार थे, तो सिमिलरली राज्यपाल के पास भी बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई या सुनवाई नहीं की जाएगी। जब वो अपने पद पर हैं कार्यकाल के दौरान तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जैसे कि आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया है। और राज्यपाल को गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता है। हाँ, अगर मान लीजिएगा कि कोई व्यक्तिगत क्रियाकलाप किया है, मतलब व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई मामला है, जैसे नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई, तो वो की जा सकती है, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना देकर।
तो ध्यान दीजिएगा, 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून सिविल लॉ संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, ना तो उन्हें कहीं जेल में डाला जाएगा। क्लियर? ये विशेषाधिकार है। अब जैसे इसमें शपथ की अगर बात करें, अब तो वेतन मिल गया इनको, है ना। अब बात करेंगे शपथ। राज्यपाल का पद धारण कर लिया, नियुक्त कर दिया गया, लेकिन मतलब नियुक्त किया गया, अभी धारण नहीं किया है, नियुक्त किया गया है। तो पद ग्रहण करने से पहले नियुक्ति हुई, फिर पद ग्रहण, लेकिन उसके पहले इनको शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ इन्हें कौन दिलाएगा? देखो, राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं, लेकिन शपथ दिलाते हैं कौन? उस राज्य के, संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो कौन से हाई कोर्ट? जिस राज्य का वो राज्यपाल होगा, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। अगर चीफ जस्टिस ना हुए तो उस हाई कोर्ट का कोई भी जो सीनियर मोस्ट जज होगा, परंपरा ऐसी है कि वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। अब ये शपथ जब इनको दिलाई जाती है, इनका फॉर्मेट क्या है? शपथ का फॉर्मेट, एक चीज याद रखिएगा, इनके शपथ का फॉर्मेट अनुसूची नंबर 3 में नहीं, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पद हैं जिनके शपथ का प्रावधान, जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो शेड्यूल नंबर 3 में नहीं है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल में है। ध्यान रखिएगा। अब एक आप लोग हमें बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि राज्यपाल के पद के शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है। ये बात आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फॉर्मेट क्या है? ये जो शपथ लेते हैं, ये निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पहली बात, निष्ठापूर्वक इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके पद की, उनका ये निर्वहन करेंगे। दूसरा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और उसकी प्रतिरक्षा करेंगे। स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेंगे। ये इनका फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा आप इसे नोट कर सकते हैं। तो शपथ हो गया। अब हम लोग बात करें इनके कार्यकाल की। राज्यपाल के पद के जो पद है वो कितने दिन तक काम करेंगे, ठीक है, यानी पदावधि, टेन्योर। तो अगर पदावधि की बात हम लोग करें तो संविधान में ऐसा कहा गया है सामान्य तौर पर, बात समझिएगा, राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा, सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है। एक तो बात ये लिखी है, एक बात तो ये लिखी है, लेकिन वहीं पर लिखा है आगे, किंतु वास्तव में वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किंतु ये भी लिखा है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पद धारण, अब ये दो बातें लिख दी गई, इनका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, अगर सब कुछ सही रहे, सब कुछ सही रहे, राष्ट्रपति मतलब ये लिखा है कि प्रसाद पर्यंत पद, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक राष्ट्रपति को ये विश्वास है कि जिसको हमने राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया वो सही से काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति का प्रसाद उसे मिलता रहेगा।
मतलब वो राज्यपाल के रूप में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिस दिन राष्ट्रपति को ये एहसास हो जाए कि राज्यपाल मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, यानी केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत काम नहीं कर रहे हैं, उसी दिन पीएम राष्ट्रपति से कहेंगे कि इन्हें हटा दो, तो राष्ट्रपति उसी दिन राज्यपाल को हटा देंगे। तो ये होता है प्रसाद पर्यंत का पद। इसका मतलब है कि राज्यपाल के ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी कि पता नहीं कि किस दिन केंद्र को हमसे विश्वास खत्म हो जाए और राष्ट्रपति को एक्टिव कर दें और राष्ट्रपति हमें हटा दे। तो राज्यपाल को हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब मुझे हटा दिया जाए। जिस दिन प्रसाद मिलना बंद हो गया उस दिन मुझे पद से हटा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इनको प्रसाद मिलता रहा तो फिर ये 5 साल तक कंटिन्यू कर लेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि 5 साल के बाद फिर दूसरा राज्यपाल नियुक्त किया, उसी व्यक्ति को फिर से भी नियुक्त किया जा सकता है, बार बार नियुक्ति की जा सकती है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर राष्ट्रपति का प्रसाद मिलता रहा तो राज्यपाल 5 वर्ष तक काम करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि 5 वर्ष हो जाने के बाद भी हो सकता है वो कंटिन्यू करे तब तक जब तक कि दूसरा राज्यपाल अपॉइंट न कर दिया जाए। ये बात भी याद रखिएगा। तीसरा तो एक मतलब 5 साल पूरे हो जाए तो हट जाएंगे, या राष्ट्रपति कभी भी उन्हें हटा सकते हैं। तीसरा तरीका कार्यकाल से संबंधित तीसरा तरीका है राज्यपाल जब चाहे तब राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके से इनका पद खाली हो सकता है, यानी कार्यकाल से जुड़ी हुई है 3 प्रमुख बातें। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पदावधि पर बातें हम लोगों ने कर ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इस पर प्रसाद पर्यंत को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। उसने कहा कि ये बात सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा है और ना ही कार्यालय की निश्चितता, यानी राज्यपाल के पद के जो पद है उसको लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी इन्हें हटाया जा सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे मान लो कि केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लो ये केंद्र है, हाँ, और ये कोई राज्य है। अब इस राज्य में पहले मान लो केंद्र में सरकार दूसरे की थी तो उन्होंने अपना राज्यपाल यहाँ पर नियुक्त कर दिया। फिर केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की आ गई तो दूसरी पार्टी की सरकार क्या करेगी, उस राज्य के राज्यपाल को हटा देगी और अपनी पार्टी की पसंद का राज्यपाल वो यहाँ पर नियुक्त कर देगी। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल बेचारा बेकसूर शिकार हो जाता है। अगर केंद्र में सत्ता बदल गई, किसी पार्टी दूसरी पार्टी की सत्ता आ गई, तो समझ लीजिए यहाँ पर राज्यपाल के ऊपर तलवार लटक जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र अपनी मनपसंद का राज्यपाल यहाँ पर अपॉइंट करना चाहेंगे। इसका मतलब है राज्यपाल के पद की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। तो संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। संविधान में ऐसा कोई विधि नहीं है। अब ऐसे उदाहरण आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे कि राज्यपाल जैसे ही केंद्र में सत्ता बदलती है तो राज्यों के बहुत सारे राज्यपालों को अपनी बलि देनी पड़ जाती है। बलि देने का मतलब ये है कि वो बेचारे हटा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात 1989 की है, 1989 की। बीपी सिंह की सरकार जब केंद्र में बनती है, बीपी सिंह के नेतृत्व में, इसको राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कहा जाता था। तो जैसे ही 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने,
तो सभी राज्यों के वे राज्यपाल जिनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया था, उन विचारों को उनसे त्यागपत्र इस्तीफा मांग लिया गया। क्लियर। और अंततः कुछ राज्यपालों को वहाँ से हटा भी दिया गया, और हालांकि कुछ बने भी रहे। तो फिर जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा जो बनाए गए राज्यपाल थे उनको हटा दिया। तो बेचारे जो राज्यपाल हैं, ये डिपेंड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार है, उस पर डिपेंड करता है कि किसे राज्यपाल बनने का मौका मिलेगा। क्लियर। अब एक चीज यहां पर और समझनी है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया नियुक्ति से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित बहुत सारी बातें। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा और भी जानते हैं राज्यपाल के बारे में। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि कोई राज्यपाल यूपी का है, और मान लो एमपी है या राजस्थान है या हरियाणा है, जो भी है, तो यहाँ पर कोई गवर्नर है, तो सामान्य तौर पर गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो सपोज दैट यूपी में 3 साल तक इन्होंने काम किया, कितने, 3 वर्ष तक। अब 5 में 3 वर्ष तक तो काम कर लिया, बचा कितना, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए इनको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, इनको यहाँ पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 3 साल तक यहाँ पर इन्होंने काम किया और जब इनको दूसरे राज्यपाल में स्थानांतरित किया जाएगा तो फिर से इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब किसी राज्यपाल को एक राज्य से ट्रांसफर करके दूसरे राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है तो वो शेष समय के लिए वहाँ पर कार्य करता है। क्लियर। तो ये सामान्य तौर पर आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसे फिर से, यानी दूसरी बार, तीसरी बार, जितने भी बार चाहें तो उसे राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको समझना ये है कि जैसे राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हुआ तो उसे तुरंत नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कोई उसका दूसरा उत्तराधिकारी ना आ जाए। जैसे राष्ट्रपति के केस में भी यही था कि राष्ट्रपति अगर हट गए, महाभियोग लगा के हटा दिया गया या उनकी डेथ हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो तुरंत उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर काम करने लगेंगे और विद इन 6 मंथ नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। तो वहाँ पर गैपिंग नहीं होती है। तो राज्यपाल के पद को लेकर भी कोई गैपिंग नहीं होती है, इसे राज्य अंतराल कहते हैं। तो राज्य अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि इनका उत्तराधिकारी दूसरा राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। तो अब मान लीजिए कि जैसे मान लो कोई अकस्मात घटना घट रही है, मान लो राज्यपाल के पद को लेकर कोई अकस्मात घटना घटित हो सकती है। तो अकस्मात घटना घटित होती है उसके लिए संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। जैसे मान लो कोई राज्यपाल है और उनका निधन हो जाए, ये एक अकस्मात घटना हुई, तो निधन हो जाए तो उसमें संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जैसा हमने उदाहरण दिया कि राज्यपाल की डेथ हो जाए, तो इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में कि अगर डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। तो राष्ट्रपति उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंप सकते हैं। क्लियर। अब
जैसे कोई एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, वो हो ही सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान किया गया। समझना इस बात को। अब मान लो कोई एक राज्यपाल है, राज्यपाल, तो इन्हें यूपी का राज्यपाल है और साथ में बाद में इनको बिहार का कार्यभार भी दे दिया गया। यानी व्यक्ति एक है और 2 राज्यों का कार्यभार इन्हें राज्यपाल के रूप में दे दिया गया। तो इनके वेतन की स्थिति क्या होगी? क्या वेतन इसका डबल कर दिया जाएगा? नहीं, डबल नहीं किया जाएगा। ये दोनों राज्य मिलकर वेतन देंगे 3.5 लाख रुपए प्रति माह ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 राज्यों का कारोबार देख रहे हैं तो इन्हें अब 7 लाख मिलेगा, डबल मिलेगा, ऐसा नहीं। मिलेगा 3.5 लाख, लेकिन दोनों राज्य मिलकर देंगे। ये राष्ट्रपति तय करेंगे कि कौन राज्य कितना वेतन इन्हें देगा, लेकिन दिया 3.5 लाख ही जाएगा। क्लियर? तो आज के क्लास में हमने राज्यपाल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की। यहाँ पर हमने जो आर्टिकल्स हैं उनका हमने कोई जिक्र नहीं किया है। पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। चूँकि जो यूपीएससी है ये आर्टिकल नहीं पूछता, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। हाँ, जो हमारा पीसीएस का एग्जाम होता है स्टेट पीएससी, वो थोड़ा सा फैक्ट आर्टिकल पूछ लेता है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग इनके रिलेवेंट आर्टिकल्स पर भी बात कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग राज्यपाल का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।